दोस्तों नमस्कार। हमारा देश नदियों से बहुत समृद्ध देश है और अकेला ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा कृषि भूमि उपलब्ध है। पर इसके बावजूद भी हमारे यहाँ कुछ नदियों में निरंतर बाढ़ आती है और उससे कृषि नष्ट हो जाती है और कुछ क्षेत्रों में निरंतर सूखा पड़ता रहता है और उससे भी खेती खराब हो जाती है और किसानों का ये संघर्ष हमेशा चलता रहता है। पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है और आबादी को काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होना पड़ता है। इससे बहुत आर्थिक और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्य अभियंता सर आर्थर कॉटन ने 1919 में नदियों को जोड़ने का सुझाव दिया था, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश में सतपुड़ा और विंध्याचल दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो दो बड़े नदी समूहों को बांटते हैं। एक उत्तर भारत है जहाँ की सब नदियाँ हिमालय से आके और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। दूसरी ओर दक्षिण का भारत का पठार है जहाँ नदियाँ या तो पश्चिम में खंबात की खाड़ी में या पूर्व में हिंद महासागर में जाके गिरती हैं। और इन नदियों को जोड़ने के लिए जो सुझाव दिया गया था उसको बाद में स्वतंत्र भारत में एम विश्वेश्वरैया, के एल राव और डीजे दस्तूर द्वारा आगे बढ़ाया गया। पर इसमें बहुत सारी समस्याएं थीं, बहुत सारा पैसा लगने वाला था और इसीलिए 1960 में गंगा और कावेरी नदियों को सुझाव दिया गया और 1980 में जल संसाधन मंत्रालय ने जल विकास परियोजना को हिमालयी और प्रायद्वीपीय घटकों में विभाजित करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसे राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना 1982 में भारत सरकार द्वारा की गई और 1902 में सुप्रीम कोर्ट ने 2003 तक नदी जोड़ने की परियोजना को पूरा करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए कि 2016 तक इसे लागू किया जाए। नदी जोड़ने के इस कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा परेशानियां थीं, क्योंकि ये अंतर्राज्यीय नदियां हैं जो एक दूसरे राज्यों से जाती हैं और जब तक दोनों राज्य सहमत ना हों या तीन राज्य जहां से नदियां जा रही हैं तब तक उस परियोजना को लागू नहीं किया जा पा रहा था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको केंद्रीय सूची के साथ साथ समवर्ती सूची में जोड़ने का भी दिशा निर्देश दिया और पर्यावरण विदों के विरोध के कारण भी बहुत सारी योजनाएं लागू करने में समस्याएं रहीं। इसमें PIL लगाए गए और निर्णय कोर्ट में लंबित रहे। पर 2014 में मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदी को जोड़ने की मंजूरी दी और इसे क्रियान्वयन करने की पहल शुरू की, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं बुंदेलखंड हमारे देश का एक ऐसा प्रदेश है जो दो राज्यों में विभाजित है और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आता है और इसमें दोनों राज्यों के 13 जिले सम्मिलित होते हैं। हालांकि इनकी सीमाओं को लेके हमेशा से कन्फ्यूजन रहा है और चर्चा रही है, पर हम जानते हैं कि ये चंदेल राजाओं का और बुंदेला राजाओं का कार्यक्षेत्र रहा है और इसी के संबंध में एक किंवदंती छत्रसाल के समय से है। यत यमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टोंस छत्रसाल सो लरन की रही न काहू होंस। ये नदियों से सीमाओं को, बुंदेलखंड की सीमाओं को बताने की कोशिश की गई है। तो इन चुनौतियों का सामना रहते हुए भी भारत सरकार ने इस पर पहल की और अभी 25 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री
महोदय ने खजुराहो में आके केन बेतवा लिंक परियोजना का कार्य का शिलान्यास किया और ये कार्यक्रम शुरू किया गया, क्योंकि बुंदेलखंड जो है वहाँ पे सबसे कम आय है, जहाँ कम साक्षरता है, वर्षा पर सबसे अधिक निर्भरता है, वहाँ कम काम के अवसर उपलब्ध हैं, भूमि की जो किसानों की जोत है वो बहुत छोटी है और ज़्यादातर सीमांत और लघु किसान ही वहाँ काम करते हैं। वहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जिससे विकास की गति सबसे धीमी है। वहाँ सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात यह है कि महिला प्रधान परिवार हैं और इन महिला प्रधान परिवारों की आमदनी कम होने से बहुत ज़्यादा पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण लोगों को लगातार ऋण लेना पड़ता है। केवल कृषि ही एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जहां लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं, पर लगातार सूखे की स्थिति बनी रहने से विगत वर्षों में ये स्थिति और बिगड़ गई है और औद्योगिक विकास बहुत सीमित है, कुछ खनिज ही वहाँ होते हैं और गरीबी की सबसे अधिक दर बुंदेलखंड में है। और अभी एक और जो समस्या सामने आई है वो है जलवायु परिवर्तन की। जलवायु परिवर्तन की समस्या के चलते बहुत ज़्यादा खेती में नुकसान हो रहा है। तो इन सब परियोजनाओं को लेते हुए इन समस्याओं के निजात के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना एक ऐसी परियोजना है जो बहुत हद तक इस पर काम करेगी। ये 221 किलोमीटर लंबी है और इसमें 2 किलोमीटर की 2 सुरंगें भी बनाई जाना है। इसमें मोटा मोटी 11 लाख हेक्टर मध्य प्रदेश का, 8 लाख हेक्टर और लगभग 3 लाख हेक्टर उत्तर प्रदेश की भूमि को सिंचित किया जाएगा। इसमें 62 लाख लोगों को पीने के पानी की उपलब्धता होगी, 103 मेगावाट जल विद्युत उत्पन्न होगी, 27 मेगावाट सूर्य ऊर्जा उत्पन्न करने की उम्मीद है और इस पहल के कारण जो सामाजिक आर्थिक विकास इस क्षेत्र का होगा वो निश्चित ही भारत के विकास में एक महती योगदान देगा। तो इस परियोजना को शुरू करने के लिए जो पहल भारत सरकार द्वारा की गई है वो इस अविकसित प्रदेश को आगे बढ़ाने में बहुत अधिक कारगर होगी और भारत सरकार ने ये संकल्पना जारी की है कि वो पूरे देश की 30 नदियों को इस तरह जोड़ने के अभियान को आगे बढ़ाएंगे। और चूँकि ये हमारे देश की पहली परियोजना है और इस परियोजना में जितने भी परीक्षण होना थे, जितनी एजेंसीज़ को अपनी राय देना थी, सब ने अपनी राय दी है और इसीलिए अंतोगत्वा ये परियोजना शुरू हो पाई है। तो इसमें 13 जिलों में विशेष रूप से सिंचाई सुविधाएं और पीने के पानी की उपलब्धता होगी, जिसमें पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी, रायसेन और उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं उनमें बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर को बहुत अधिक फायदा होगा। तो दोस्तों, ये कृषि को एक नई दिशा दे सकती है और जो कृषि अभी वर्षा पर आधारित है, मानसून से बहुत अधिक प्रभावित होती है, वो सिंचाई सुविधा उत्पन्न होने से यहाँ कॉमर्शियल फसलें हो सकेंगी, फसल चक्र बदलेगा, परंपरागत खेती में जो चीज़ें उत्पन्न होती हैं उससे गुणमूल्य वृद्धि करके अधिक अच्छी क्वालिटी की चीज़ें उत्पन्न की जाएंगी और इनकी मार्केटिंग करने के लिए भारत सरकार तरह तरह की पहल कर रही है, जहां फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हैं, कोऑपरेटिव्स हैं और निर्यात के लिए एपीडा जैसी संस्थाएं आगे आके काम कर रही हैं। तो उम्मीद है कि ये इस क्षेत्र की दिशा और दशा
को बदलने में एक मील का पत्थर साबित होगी। धन्यवाद, नमस्कार। आपकी इस परियोजना पर क्या राय है? अपनी राय हमें बताएं कि इससे फ़ायदा होगा और किसको फ़ायदा होगा, इससे क्या क्या पर्यावरण के जीवों के संरक्षण में क्या नुकसान होंगे, या जलवायु परिवर्तन पर भारत के जो मौसमी चक्र हैं उस पर क्या प्रभाव होंगे। तो हम एक सकारात्मक बहस को आगे ले जा सकते हैं और इस विषय पर अपनी राय से समाज को जागृत कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।